हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, हम लोग जैव अणु के पार्ट 6 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड्स चालू कर दिए थे और पॉलीसैकेराइड्स में हम किसकी बात कर रहे थे? होमोपॉलीसैकेराइड्स। और होमोपॉलीसैकेराइड्स में हमने स्टार्च की बात कर ली थी और ग्लाइकोजन की बात कर ली थी। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो हैं वो हम होमोपॉलीसैकेराइड्स में देख चुके थे। तो अब हम होमोपॉलीसैकेराइड्स में नेक्स्ट क्या देंगे? अब हम होमोपॉलीसैकेराइड्स में तीसरा होमोपॉलीसैकेराइड की बात करेंगे, सेल्यूलोज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्च और ग्लाइकोजन के लक्षण हम देख चुके थे बच्चों। अब हम किसकी बात करेंगे? सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलोज पहली चीज तो बच्चों, सेल्यूलोज जो है वो पूरे जैव मंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का कार्बनिक पदार्थ है। तो पूरे जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा है? सेल्यूलोज है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेल्यूलोज के बारे में। जैव मंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो जैव मंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहेंगे। अब ये कहां कहां मिलता है बच्चों? पादपों की कोशिका भित्ति में, है ना। पादपों की जो कोशिका भित्ति है उसमें सेल्यूलोज मिलता है, बिल्कुल सही। कॉटन हम यूज करते हैं, कॉटन में 95% क्या है? सेल्यूलोज। तो पादपों की कोशिका भित्ति में, काष्ठ में, वुड में, पेपर जिस पे आप लिखते हो, जिस पेपर पे हम लिखते हैं उस पे क्या है? सेल्यूलोज। और जो कॉटन है उसमें 95% सेल्यूलोज पाया जाता है। तो कहां कहां पर उपस्थित है बच्चों सेल्यूलोज? सेल्यूलोज पादप की कोशिका भित्ति में, पेपर में, कॉटन में 95% सेल्यूलोज में सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पादपों की कोशिका भित्ति की बात करें, पेपर की बात करें, कॉटन की बात करें, तो इन सब में क्या पाया जाता है बच्चों? सेल्यूलोज पाया जाएगा। इसका मतलब ये एक संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, किसका उदाहरण है बच्चों? ये एक संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो पादपों की कोशिका भित्ति, पेपर, कॉटन इत्यादि में क्या पाया जाएगा बच्चों? सेल्यूलोज पाया जाता है। एक किसका उदाहरण है? संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। अब ये तो बात कर ली बच्चों सेल्यूलोज की, जैव मंडल में हमने पाया जाता है ये। अब सेल्यूलोज भी क्या होता है बच्चों? समबहुलक है। सेल्यूलोज भी क्या है बच्चों? समबहुलक है। और इसमें भी, ये भी ग्लूकोज से बना है, लेकिन इसमें अल्फा ग्लूकोज नहीं होगा। अल्फा ग्लूकोज के स्थान पर इसमें बीटा ग्लूकोज पाया जाता है। तो सेल्यूलोज जो है बच्चों, सेल्यूलोज समबहुलक है। सेल्यूलोज क्या है बच्चों? समबहुलक है, जिसमें बीटा ग्लूकोज इकाइयां पाई जाती हैं।
ठीक है, तो सेल्यूलोज क्या पाया है बच्चों? सेल्यूलोज एक समबहुलक होता है और एक ऐसा समबहुलक है जिसमें बीटा ग्लूकोज की इकाइयां पाई जाती हैं। तो सेल्यूलोज में आपको क्या मिलेगा बच्चों? बीटा ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज, लेकिन सेल्यूलोज में क्या मिलेगा? बीटा ग्लूकोज। दूसरी चीज, सेल्यूलोज एक अशाखित बहुलक है बच्चों। सेल्यूलोज में कोई शाखाएं नहीं है। सेल्यूलोज क्या है? अशाखित बहुलक है। अशाखित यानी अनब्रांच्ड है। तो इसमें कौन सी इकाइयां पाई जाएंगी? कौन से लिंकेजेस पाए जाएंगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। इसमें कौन सी इकाइयां, कौन से बंध? बीटा 1,4। अल्फा क्यों नहीं? क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज नहीं है। और बीटा 1,4 क्यों? 1,6 क्यों नहीं? क्योंकि इसमें शाखाएं नहीं है बच्चों। ठीक है, तो क्या है बच्चों नेक्स्ट चीज? नेक्स्ट बिंदु क्या हो गया बच्चों? सेल्यूलोज एक अशाखित बहुलक है, यानी अनब्रांड। कैसा बहुलक है बच्चों? एक अशाखित बहुलक है जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाते हैं। तो सेल्यूलोज क्या हो गया बच्चों? सेल्यूलोज एक अशाखित बहुलक है, एक ऐसा अशाखित बहुलक है जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाएंगे। बीटा क्यों है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का अल्फा रूप नहीं पाया जाता, बीटा रूप पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात कर ली? सेल्यूलोज की बात कर ली। फिर सेल्यूलोज के बाद नेक्स्ट क्या आता है? काइटिन। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड कौन सा आएगा हमारे पास, या नेक्स्ट होमोपॉलीसैकेराइड कौन सा आता है? काइटिन। हमने कहा बच्चों पूरे जैव मंडल में, पूरे जैव मंडल में सबसे अधिक मात्रा में, पूरे जैव मंडल में सबसे अधिक, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज कार्बनिक पदार्थ। दूसरा सर्वाधिक मात्रा का कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? काइटिन। सर्वाधिक मात्रा में तो क्या उपस्थित है? सेल्यूलोज। और दूसरा सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित है? काइटिन उपस्थित होता है। तो ये क्या हो गया भाई? दूसरा सर्वाधिक मात्रा, दूसरा सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, सबसे ज्यादा उपस्थित, सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ तो कौन सा था? सेल्यूलोज। और दूसरा सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ क्या है? काइटिन होता है। ठीक है, अब ये कहां मिलता है? काइटिन कहां मिलता है बच्चों? काइटिन आपको मिलेगा कवक की कोशिका भित्ति में। कवक फंगाई होता है ना, कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन मिलता है। और जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा जो कीट हैं, उनका बही कंकाल एक्सोस्केलेटन किससे बना होगा? काइटिन से बना होता है। तो काइटिन कहां मिलता है बच्चों? काइटिन मिलता है कवक की कोशिका भित्ति में, कवक की कोशिका भित्ति में एवं आर्थ्रोपोडा के बही कंकाल में। कवक की कोशिका भित्ति में एवं आर्थ्रोपोडा के बही कंकाल में काइटिन पाया जाता है। ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति में और आर्थ्रोपोडा के बही कंकाल में क्या पाया जाएगा? काइटिन। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? एक संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण हो गया? संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण हो गया। अब बना किससे है बच्चों? तो काइटिन भी एक समबहुलक है। ठीक है,
पुरानी एनसीईआरटी में बच्चों एक गलती दे रखी है, पुरानी एनसीईआरटी में काइटिन को हेटेरोपॉलीसैकेराइड दे रखा है, तो वो गलती नई एनसीईआरटी किताब में सुधार दी गई है। अभी तक भी अगर आप पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें गलत दे रखा है। सही मैं बता रहा हूं, काइटिन एक विषम बहुलक नहीं है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड नहीं है, काइटिन एक होमोपॉलीसैकेराइड है, याद रखना। तो काइटिन क्या हो गया बच्चों, एक सम बहुलक है, लेकिन इसमें ग्लूकोज नहीं मिलता, इसमें ग्लूकोज शर्करा नहीं है, इसमें एक विशेष प्रकार की नाइट्रोजन शर्करा है, एक विशेष प्रकार की नाइट्रोजन या अमाइनो शर्करा इसमें पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। हां, तो क्या है बच्चों, काइटिन है तो एक सम बहुलक, तो काइटिन एक सम बहुलक है जिसमें विशेष प्रकार की अमाइनो या नाइट्रोजन शर्करा पाई जाती है। ठीक है, काइटिन एक सम बहुलक है बच्चों, जिसमें विशेष प्रकार की अमाइनो या नाइट्रोजन शर्करा पाई जाती है, जिसे NAG कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, N यानी नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। NAG, N का मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। तो काइटिन किसका उदाहरण हो गया बच्चों, काइटिन एक सम बहुलक है जिसमें विशेष प्रकार की अमाइनो या नाइट्रोजन शर्करा पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। तो याद रखना बच्चों, ये एक सम बहुलक है। क्या है, एक सम बहुलक है जिसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, जिसमें एक विशेष प्रकार की नाइट्रोजन शर्करा मिलेगी, और उस नाइट्रोजन शर्करा को क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। क्या कहेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। इसमें ग्लूकोज नहीं होगा। तो ये अपन ने क्या देख लिया बच्चों, काइटिन की बात कर ली, चौथा हमने सम बहुलक या होमोपॉलीसैकेराइड देख लिया। फिर आखिरी होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, इन्यूलिन। क्या होता है बच्चों, इन्यूलिन। ये कहां पे मिलता है, ये एक चिकोरी प्लांट होता है बच्चों, चिकोरी पादप एवं दहलिया पादप की जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इन्यूलिन। इन्यूलिन जो है, इन्यूलिन कहां से प्राप्त होता है बच्चों, इन्यूलिन चिकोरी पादप और दलिया पादप की जड़ों से प्राप्त होगा। ठीक है, तो चिकोरी एवं दालिया पादप की जड़ों से क्या प्राप्त होता है, इन्यूलिन प्राप्त होता है। यह भी एक सम बहुलक है बच्चों, लेकिन यह फ्रक्टोज से निर्मित होता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, तीनों में तो ग्लूकोज था। स्टार्च और ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लूकोज था, सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज था, काइटिन में एक विशेष नाइट्रोजन शर्करा थी, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन, और इन्यूलिन किससे बना हुआ है, फ्रक्टोज से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इन्यूलिन एक सम बहुलक होता है जो फ्रक्टोज से बना है। ठीक है, तो इन्यूलिन क्या है बच्चों, एक सम बहुलक है जो किससे बना होता है, फ्रक्टोज से बना होता है। इसमें इकाई कौन सी है, फ्रक्टोज। और ये कार्य कहां करता है बच्चों, इसका कार्य होता है GFR यानी किडनी के कार्य का अध्ययन। किडनी के कार्य के अध्ययन में GFR क्या होता है बच्चों,
GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये हम कहां पढ़ेंगे बच्चों? ये हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हैं कि किडनी जो है, किडनी क्या करती है? मूत्र का निर्माण करती है। तो किडनी में जब रुधिर छनता है और रुधिर के छनने से जब मूत्र बनती है तो उसे GFR कहते हैं। तो GFR का अध्ययन करना हो, किडनी सही कार्य कर रही है या नहीं, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? इन्यूलिन का। कैसे उसका प्रयोग होगा, क्यों प्रयोग होगा, यह हम उत्सर्जन तंत्र में विस्तार से देखेंगे। अभी के लिए जैव अणु में इतना याद होना चाहिए आपको कि इन्यूलिन का कार्य क्या है। इन्यूलिन का कार्य GFR या किडनी के कार्य में, के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात कर ली? होमोपॉलीसैकेराइड्स की बात कर ली। किसकी बात कर ली बच्चों? ये सारे होमोपॉलीसैकेराइड्स की हमने बात कर ली। अब किसकी बात करेंगे? ध्यान देंगे। अब हमारे पास कुछ क्या आते हैं होमोपॉलीसैकेराइड के अलावा? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो होमोपॉलीसैकेराइड्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं बच्चों? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखना है बच्चों? तीन मुख्य चीजें याद रखनी है। ठीक है, तीन मुख्य चीजें क्या ध्यान में रखनी है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में? सबसे पहला तो मैंने कह दिया हिपेरिन। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में क्या आता है बच्चों? हिपेरिन। ये एक प्रतिस्कंदन कारक है। हिपेरिन क्या है बच्चों? एक प्रतिस्कंदन कारक है। प्रतिस्कंदन कारक का मतलब, जब रुधिर है ना बच्चों, हमारा रुधिर जो रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, हमारा रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, धमनियों में प्रवाहित होता है, शिराओं में प्रवाहित होता है, केशिकाओं में प्रवाहित होता है। तो ये जो रुधिर हमारा रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित हो रहा है, इसमें थक्का नहीं बनना चाहिए। इसमें रुधिर थक्का या रुधिर का स्कंदन नहीं होना चाहिए ना। रुधिर का स्कंदन तो तब होना चाहिए जब कहीं पर चोट लगी हो, तब वहां पर रुधिर स्कंदित होना चाहिए, रुधिर का थक्का बनना चाहिए। रुधिर वाहिकाओं में जब वो प्रवाहित हो रहा है तो उसका स्कंदन नहीं होना चाहिए। तो उसके स्कंदन को कौन रोक के रखता है? उसके स्कंदन को कौन रोकता है? हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या होता है बच्चों? एक प्रतिस्कंदन कारक। क्या होता है? एक प्रतिस्कंदन कारक, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? प्रतिस्कंदन कारक है, मतलब ये रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। और ये किससे बना है? तो ये किससे बना होता है बच्चों? इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें ग्लूकोनिक अम्ल होता है एवं सल्फर युक्त या सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। विषम पॉलीसैकेराइड है ना बच्चों, तो विषम मतलब अलग अलग प्रकार के बने होंगे। तो इसमें ग्लूकोनिक अम्ल एवं सल्फोफेटेड कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोनिक अम्ल एवं सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स किसमें पाए जाते हैं? हिपेरिन में, क्योंकि ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। और इसका प्रमुख काम क्या है बच्चों? ये प्रतिस्कंदन कारक है, एंटीकोएगुलेंट। रुधिर में जो थक्का होता है, रुधिर में स्कंदन या थक्के बनने को रोकता है। ठीक है, तो ये आपके पास हिपेरिन हो गया। आगे अपन जब मानव कार्यकी पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें अपन देखेंगे मानव कार्यकी में कि लिवर से हिपेरिन का स्त्रावन होता है। बेसोफिल्स, हमारी रुधिर कोशिकाओं में बेसोफिल्स होते हैं, वो बेसोफिल्स भी हिपेरिन का स्त्रावन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले अपन ने बात कर ली हिपेरिन की। फिर दूसरा क्या आता है बच्चों? दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आप ध्यान रख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या आ गया बच्चों हमारे पास? पेप्टिडोग्लाइकेन, या जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों? ये कहां मिलता है? क्या है तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जीवाणु होता है बच्चों, जीवाणु या बैक्टीरिया।
तो जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में या किससे बनी होती है? इस पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बात हो रही है बच्चों। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन का मतलब है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? देखो बच्चों, इसका नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्लाइकेन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें अमीनो अम्ल मिलेंगे बच्चों, इनमें अमीनो अम्ल, क्योंकि पेप्टिडो नाम है बच्चों। पेप्टिडो का मतलब इसमें अमीनो अम्ल मिलेंगे एवं 2 प्रकार की शर्करा पाई जाएगी। 2 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। कौन सी 2 प्रकार की शर्करा होती है बच्चों? एक नैम और एक नैग। नैग अभी अपन ने देखा था एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। अभी अपन ने काइटिन में देखा था ना बच्चों, काइटिन में जो नाइट्रोजन शर्करा थी, अमाइनो शर्करा थी, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन, और नैम एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो अमीनो अम्ल में इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, पेप्टिडोग्लाइकेन हेटेरोपॉलीसैकेराइड है बच्चों। तो इसमें 2 प्रकार की शर्करा होंगी, 2 अलग अलग प्रकार की शर्करा हैं, नैम और नैग, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन और पेप्टिडो, इनमें अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। तो अमीनो अम्ल और 2 प्रकार की शर्करा से क्या बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। और ये कहां मिलता है भाई? ये कहां मिलेगा? ये जीवाणु की कोशिका भित्ति में मिलेगा। कहां पाया जाता है? जीवाणु की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या हो गया? तीसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है बच्चों अगार अगार। तीसरा क्या होता है? अगार अगार। ये क्या है बच्चों? ये सबसे पहले अगार अगार पदार्थ जो है वो लाल शैवाल से प्राप्त होता है। लाल शैवाल होती है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया 2 प्रकार की लाल शैवाल है। इन लाल शैवाल से क्या प्राप्त होता है बच्चों? अगार अगार। तो आपके पास जेलिडियम एवं ग्रेसिलेरिया जैसे लाल शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो अगार अगार कहां से प्राप्त होता है बच्चों? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जैसे लाल शैवाल से प्राप्त होता है। फिर इसकी संरचना किससे बनी होती है अगार अगार की? तो अगार अगार में बच्चों गैलेक्टोज होगा एवं सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगार अगार की संरचना में क्या होता है बच्चों? अगार अगार की संरचना में गैलेक्टोज और सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगार अगार की संरचना में गैलेक्टोज और सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और यूज कहां होता है? ये अगार अगार यूज कहां होता है? ये माध्यम को ठोस बनाता है बच्चों। आइसक्रीम और जेलीज खाते हैं अपन, तो आइसक्रीम्स को, जेलीज को गाढ़ा बनाने में, ठीक है, आइसक्रीम और जेली को गाढ़ा बनाने में, विस्कस बनाने में किसका यूज होता है? अगार अगार। दूसरा, जब अपन लेबोरेटरी में जीवाणु का संवर्धन करते हैं,
लेबोरेटरी में जब हम सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करते हैं तो किसी माध्यम पे करेंगे, तो उस माध्यम को ठोस बनाने में किसका यूज किया जाता है? अगार अगार। तो सूक्ष्म जीवों के प्रवर्धन के दौरान माध्यम को ठोस बनाना हो या आइसक्रीम और जेलीज को गाढ़ा करना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? अगार अगार। तो क्या है बच्चों ये? अगार अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। अगार अगार एक अगार अगार क्या है बच्चों? एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो आइसक्रीम और जेलीज को गाढ़ा करता है और सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में माध्यम को ठोस बनाता है। ठीक है, तो अगार अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है बच्चों, आइसक्रीम और जेलीज को गाढ़ा बनाने में और सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के दौरान माध्यम को ठोस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अगार अगार का। ठीक है, तो ये तीन देखो बच्चों, वैसे तो बहुत प्रकार के हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, कई सारे, हाइलुरोनिक एसिड, हेमीसेल्यूलोज, कॉन्ड्राइटिन, पेक्टिन, बहुत कई प्रकार के हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में बच्चों नीट और जेई में हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, परंतु फिर भी जो प्रमुख हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हैं जो हम आगे भी कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, जिनके नाम कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में आपको तीन याद रखने हैं बच्चों। कौन कौन से हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में? हेपेरिन की हमने बात कर ली, जो क्या करता है? प्रतिस्कंदन कारक के रूप में काम करता है, रुधिर का स्कंदन को रोकेगा, और किससे बना हुआ है अपन ने देख लिया। पेप्टिडोग्लाइकेन हमने देख लिया, जीवाणु की या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, और ये किससे बनी होती है वो हमने देख लिया। और अगार अगार कहां से प्राप्त होता है, किससे बना होता है और कहां काम करता है, वो हमने देख लिया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बच्चों वो हमने पूरे कर लिए। ठीक है, जैव अणु में हमने प्रोटीन्स देख लिए, कार्बोहाइड्रेट्स देख लिए। अब हम दूसरा या नया जैव अणु की बात करेंगे, यानी अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? लिपिड्स की या वसा की। ठीक है बच्चों, तो अब हम किस जैव अणु की बात करेंगे? लिपिड्स या वसा की बात करेंगे। अब क्या है लिपिड्स या वसा? हाँ, घी और तेल इसके उदाहरण है ना, घी तेल जो हम खाते पीते हैं, तो घी और तेल वसा के उदाहरण है। तो आपको इतना तो मालूम है कि सर ये जो वसा या लिपिड है ये जल में तो घुलनशील नहीं होते, ये अध्रुवीय हैं, है ना, ध्रुवीय नहीं है, ये अध्रुवीय हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील होंगे, मतलब ईथर में, एसीटोन में, बेंजीन में घुलनशील होते हैं। तो लिपिड जो हैं हमें पता है कि ये अध्रुवीय हैं, यानी नॉन पोलर हैं। जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, अध्रुवीय हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। किस में घुलनशील होते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं। तो लिपिड्स या वसा जो हैं अध्रुवीय हैं, जल में घुलनशील नहीं होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ईथर, बेंजीन इत्यादि में घुलते हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है सर, अध्रुवीय हैं, जल में घुलनशील नहीं है, बट है क्या? आज रासायनिक रूप से आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अपन ने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या उनसे व्युत्पन्न पदार्थ हैं। प्रोटीन्स की अपन ने बात की तो अमीनो अम्ल के विषम बहुलक हैं, ये हमने देखा। इस हिसाब से लिपिड्स रासायनिक रूप से क्या हैं?
तो सुन लेना, रासायनिक रूप से लिपिड्स क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज, रासायनिक रूप से लिपिड्स या तो होते हैं ग्लिसरॉल या होते हैं वसीय अम्ल, और या होते हैं ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से जुड़कर बनने वाले एस्टर्स। 1 2 3 ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल के एस्टर्स। ठीक है ना, आपसे पूछ ले भाई कि ये वसीय ये है क्या, रासायनिक रूप से लिपिड्स क्या है। ठीक है, जल में नहीं घुलते मान लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं मान लिया, बट है क्या, रासायनिक रूप से क्या है। तो ग्लिसरॉल जो है वो एक वसा है, वसीय अम्ल फैटी एसिड जो है वो एक वसा है, और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़कर एस्टर बनाएंगे बच्चों, अभी अपन देखेंगे। तो दोनों से जुड़कर जो एस्टर बनेंगे वो भी क्या है, वसा या लिपिड्स हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रासायनिक रूप से लिपिड्स या रासायनिक रूप से वसा क्या होते हैं, तो रासायनिक रूप से वसा या लिपिड्स या तो ग्लिसरॉल हैं या वसीय अम्ल हैं या ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल के एस्टर्स होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जब अपन ने प्रोटीन्स पढ़ा बच्चों, तो अपन ने देखा प्रोटीन का एकलक, प्रोटीन का एकलक क्या था, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल एकलक थे, जुड़कर बहुलक प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स में एकलक, कार्बोहाइड्रेट्स में एकलक क्या थे, मोनोसैकेराइड्स, और मोनोसैकेराइड्स जुड़कर बहुलक यानी पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो बहुलक होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स स्वयं बहुलक हैं। इस हिसाब से लिपिड्स जो हैं वो बहुलक नहीं बनाते। एक ही ऐसा जैव अणु है जिसमें बहुलक नहीं मिलेंगे। प्रोटीन स्वयं बहुलक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसैकेराइड्स अपन ने बनाए वो बहुलक हैं, आगे अपन न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए, वो भी बहुलक हैं। लेकिन लिपिड्स या वसा एकमात्र ऐसे जैव अणु हैं जो बहुलक नहीं बनाते। ये ग्लिसरॉल वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल वसीय अम्ल के एस्टर्स ही लिपिड्स हैं, ये बहुलक नहीं बनाते। इसका मतलब ये वास्तविक बड़े अणु नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है लिपिड्स के बारे में जो ध्यान रखना है, वो क्या बच्चों, लिपिड्स या वसा वास्तविक बड़े यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते। वास्तविक मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते क्योंकि यह बहुलक यानी पॉलीमर्स नहीं बनाते। ठीक है, तो लिपिड्स या वसा जो हैं वो वास्तविक माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते। ये वास्तविक बड़े अणु या मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं है बच्चों, इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुलक या पॉलीमर्स का निर्माण नहीं करते। ठीक है, तो प्रोटीन बहुलक हैं, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड बहुलक है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए बहुलक हैं, परंतु ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो लिपिड्स हैं क्या अपन ने देख लिया बच्चों, लिपिड्स हमने देख लिया रासायनिक रूप से या तो ग्लिसरॉल है या वसीय अम्ल है या ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के एस्टर्स हैं। ठीक है, करते क्या हैं लिपिड्स, करते क्या हैं, जैसे प्रोटीन्स तो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, वृद्धि विकास मरम्मत में काम कर रहे थे, एंजाइम्स हार्मोन्स प्रतिरक्षा स्थानांतरण में काम कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा दे रहे थे, तो वसा भी ऊर्जा देते हैं। वसा का काम भी क्या है, ऊर्जा, लेकिन ये तत्कालीन ऊर्जा नहीं देते, क्योंकि तत्कालीन ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो संचित ऊर्जा है वो कौन है, वसा।
तो वसा जो है वो संचित ऊर्जा के रूप में काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद शरीर में ऊर्जा देंगे, लेकिन ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा देंगे। ठीक है, तो लिपिड्स का कार्य क्या हो गया भाई? लिपिड्स का कार्य है ये संचित ऊर्जा के स्रोत हैं। संचित ऊर्जा के स्रोत का मतलब है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वसा या लिपिड जो हैं उनका कार्य क्या हो गया भाई? ये संचित ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत तो कार्बोहाइड्रेट्स थे, पहले ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे थे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के बाद शरीर में ऊर्जा कौन देता है? ये वसा या लिपिड्स देंगे। इसलिए किसके स्रोत हो गए? संचित ऊर्जा के स्रोत हो गए, पहली चीज। अब ज्यादा ऊर्जा देते हैं, कैसे? 1 ग्राम वसा जो है, 1 ग्राम वसा जो है लिपिड्स, उनके ऑक्सीकरण से, हाँ ऊर्जा कब होगी? जब ऑक्सीकरण होगा बच्चों। इनके ऑक्सीकरण से 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से डबल से भी ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था बच्चों? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिल रही थी, और 1 ग्राम वसा से 9 या 9.1, एक ही बात है। कितनी ऊर्जा मिल रही है? 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा, यानी वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। क्यों? क्यों भाई, ऐसा क्या है वसा में कि वसा ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से? सुनो, ऊर्जा तब मिलती है बच्चों जब ऑक्सीकरण होता है। ऊर्जा कब मिलती है? जब वसा हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, उनका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किन पदार्थों का होगा? जो अपचयित हैं। ऑक्सीकरण किन पदार्थों का करोगे? जो रिड्यूस्ड हैं, यानी अपचयित रूप में हैं। तो अपचयित पदार्थ होंगे, उनका ऑक्सीकरण होगा, उनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलेगी। तो जो यौगिक ज्यादा अपचयित होंगे, जो यौगिक ज्यादा अपचयित, ज्यादा रिड्यूस्ड होंगे, उनका ऑक्सीकरण भी ज्यादा होगा, अधिक होगा, और उनका ऑक्सीकरण ज्यादा होगा तो उनसे ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा जो हैं वो अधिक अपचयित होते हैं। सही, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा क्या है? अधिक अपचयित। अपचयित अधिक होंगे तो उनका ऑक्सीकरण भी अधिक होगा, और यदि उनका ऑक्सीकरण अधिक होगा तो उनसे ऊर्जा भी अधिक मिलती है। तो अगर आपसे पूछ लें कि भाई तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद संचित ऊर्जा के रूप में कौन यूज होगा? वसा। लेकिन ज्यादा ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? वसा या लिपिड्स। ज्यादा ऊर्जा क्यों देंगे? क्योंकि वो अधिक अपचयित होते हैं, और अधिक अपचयित होते हैं तो उनका ऑक्सीकरण भी अधिक होगा, और इसलिए वो ऊर्जा भी अधिक देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात कर ली वसा के कार्य की। रासायनिक रूप से वसा क्या है वो हमने देख लिया। अब वसा का वर्गीकरण करें बच्चों अपन। अब किसकी बात करें बच्चों? वसा के वर्गीकरण के, वसा के प्रकार की बात करें। तो जब हम लिपिड्स या वसा की बात करेंगे ना, तो हम 3 प्रकार के लिपिड्स, हम किसकी बात करेंगे बच्चों? 3 प्रकार के वसा या 3 प्रकार के लिपिड्स की बात करेंगे। कौन कौन से? एक तो होते हैं सिंपल लिपिड्स, जिसे कहते हैं सरल वसा। फिर एक होंगे बच्चों कॉन्जुगेट लिपिड्स,
जिसे कहते हैं संयुक्त वसा, और तीसरे होते हैं डेराइव्ड लिपिड्स, जिसे कहते हैं व्युत्पित वसा। ठीक है, तो लिपिड्स या वसा की बात हो रही है। लिपिड्स या वसा को हम कितने प्रकार में विभाजित करेंगे भाई? हम 3 प्रकार की बात करेंगे। वसा में कितने प्रकार होंगे बच्चों? 3 प्रकार के वसा की हम बात करेंगे। सरल वसा यानी सिंपल लिपिड्स, संयुक्त वसा यानी कॉन्जुगेट लिपिड्स, और व्युत्पित वसा यानी डेराइव्ड लिपिड्स। 3 प्रकार के हैं। क्या क्या है भाई? सरल वसा, इसका मतलब जो सिंपल वसा है। सरल वसा में तो अपन किसकी बात करेंगे? ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल की संरचना आपको ध्यान है ना? CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये आपके पास किसकी संरचना है? ग्लिसरॉल की। किसकी संरचना है? ग्लिसरॉल। CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये आपके पास किसकी संरचना होती है? ग्लिसरॉल की, सरल वसा में। फिर ग्लिसरॉल के बाद हम पढ़ेंगे वसीय अम्ल। किसकी बात करेंगे बच्चों हम? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स। और फिर हम बात करेंगे बच्चों घी और तेल की, फैट्स और ऑयल्स। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं हमारे पास? सरल वसा यानी सिंपल लिपिड्स में। ये सब किसके अंदर आएंगे बच्चों? सरल वसा यानी सिंपल लिपिड्स। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल अपन ने देख लिया, CH2OH, CHOH, CH2OH है, अल्कोहल है। वसीय अम्ल है, वसा है, तेल है, घी और तेल, ये सब सिंपल लिपिड्स में आते हैं। कॉन्जुगेट लिपिड्स में आपके पास क्या होता है बच्चों? कॉन्जुगेट लिपिड में लिपिड के साथ गैर वसा भाग भी जुड़ा होगा। संयुक्त वसा जो है ना, कॉन्जुगेट लिपिड्स, इसमें लिपिड तो होगा ही बच्चों, लिपिड के साथ एक गैर वसा, कोई दूसरा अणु भी जुड़ा होगा। हां, इसमें अपन पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। लिपिड्स के साथ क्या जुड़ा है? फॉस्फेट, यानी गैर वसा का भाग। ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में लिपिड्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ग्लाइको। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, गैर वसा भाग। कार्बोहाइड्रेट अलग है ना, अब ध्यान रखना बच्चों, जैव अणु पढ़ रहे हो, प्रोटीन्स अलग जैव अणु हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग जैव अणु हैं, वसा अलग जैव अणु हैं, न्यूक्लिक अम्ल अलग जैव अणु हैं। अब ये मत बोल देना सर कार्बोहाइड्रेट्स वसा एक ही चीज है। ग्लूकोज जो अपन ने शर्करा पड़ी, पॉलीसैकेराइड्स पढ़े, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स थे। प्रतिरक्षा, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ये सब रासायनिक रूप से प्रोटीन्स थे। घी, तेल, वसीय अम्ल, ये सब क्या हैं? फॉस्फोलिपिड, ये सब वसा हैं। और डिराइव्ड लिपिड्स का मतलब है बच्चों वसा से व्युत्पित होंगे। डिराइव्ड लिपिड का मतलब क्या होगा बच्चों? ये वसा से निर्मित होंगे। क्या होंगे? वसा, इनको वसा से आगे बनेंगे, व्युत्पित। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टेरॉल्स। हां, कोलेस्ट्रॉल का तो नाम सुना है सबने, तो स्टेरॉल्स या कोलेस्ट्रॉल किस में आते हैं? व्युत्पित वसा में। ठीक है, तो वसा को अपन ने कितने भागों में विभाजित किया है बच्चों? 3 प्रकार में विभाजित किया है, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पित वसा। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम सिंपल लिपिड्स की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले सिंपल लिपिड्स या सरल वसा की बात करेंगे। अब सरल वसा में देखो बच्चों, ग्लिसरॉल की संरचना तो हमने देख ली। सिंपल लिपिड्स में, सरल वसा में ग्लिसरॉल तो हम देख चुके हैं।
सिंपल, ये CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल की संरचना है, ये एक वसा है, ठीक है। किसकी बात करेंगे अब अपन? वसीय अम्ल की। अब किसकी बात करेंगे? हम यहां पर बात करेंगे फैटी एसिड्स की। वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स। अब ये वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स होते हैं ना बच्चों, हां, तो ये बड़ी कार्बन की बड़ी श्रृंखला होगी, है ना। तो वसीय अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होंगे। वसीय अम्ल दो प्रकार के होंगे बच्चों। संतृप्त वसीय अम्ल यानी जिसे कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। कौन से होंगे? संतृप्त या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो वसीय अम्ल की बात हो रही है बच्चों। वसीय अम्ल को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। दो भागों में कौन से होते हैं वसीय अम्ल? संतृप्त यानी सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। ये दो प्रकार के वसीय अम्ल हैं। अब क्या मतलब है बच्चों इसमें? संतृप्त और असंतृप्त का मतलब क्या है? संतृप्त का मतलब है बच्चों इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड्स होंगे। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड्स होंगे भाई। तो जब कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड्स हों, वो क्या है? संतृप्त वसीय अम्ल। और जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड्स हों या ट्रिपल बॉन्ड्स हों, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हों, तो उन्हें क्या कहेंगे? असंतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के मध्य बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, तो वो तो सैचुरेटेड या संतृप्त वसीय अम्ल कहलाएंगे। और अगर उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? असंतृप्त। जैसे उदाहरण बच्चों, खेल तो उदाहरण का है, जब तक उदाहरण नहीं आएगा कैसे पता चलेगा? एक होता है बच्चों पामिटिक अम्ल, एक क्या होता है बच्चों? पामिटिक अम्ल। कितने कार्बन का होता है? 16 कार्बन का, है ना। क्योंकि वसीय अम्ल में बच्चों 4 कार्बन से लेकर 36 कार्बन तक के वसीय अम्ल मिलते हैं। ये जो वसीय अम्ल है ना, वसीय अम्ल कितने कार्बन से? 4 कार्बन से लेकर 36 कार्बन तक पाए जाते हैं। तो पामिटिक एसिड एक 16 कार्बन का वसीय अम्ल है। तो इसकी संरचना कैसे होगी बच्चों? CH3 CH214 COOH, है ना। वसीय अम्ल है, अम्ल है इसका मतलब एसिड होगा, अम्ल है मतलब COOH होगा। और 16 कार्बन का है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो CH3 CH2 14 बार लिख दिया, 14 कार्बन, एक 15 और एक एसिड के 16 कार्बन। ये पामिटिक एसिड है। एक और उदाहरण स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन का है। कैसे लिखोगे? ये आपके पास स्टीयरिक एसिड हो गया, है ना। तो पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड कितने हैं? 16 कार्बन और 18 कार्बन के वसीय अम्ल हैं। और इनमें क्या है? इनमें आपके पास क्या हो गया भाई? सिंगल बॉन्ड्स हैं। 16 कार्बन का पामिटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल कितना हो गया भाई? 18 कार्बन का हो गया, ठीक है। अब असंतृप्त के एग्जाम्पल। असंतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। तो इसमें उदाहरण देखो बच्चों, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड 18 कार्बन। लिनोलिक एसिड, ये भी 18 कार्बन। लिनोलेनिक एसिड, ये भी 18 कार्बन।
और एराकीडोनिक एसिड 20 कार्बन। ठीक है, तो ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकीडोनिक एसिड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल। इन सब में डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, अभी बताऊंगा। तो खैर, हम सबसे पहले सिंपल लिपिड्स की बात कर रहे हैं बच्चों। सिंपल लिपिड्स में पहला तो ग्लिसरॉल था। ग्लिसरॉल तो आसान था, CH2OH, CHOH, CH2OH, सिंपल ग्लिसरॉल की संरचना थी। फिर ग्लिसरॉल के बाद अपने पास क्या आते हैं बच्चों? ये वसीय अम्ल आते हैं। वसीय अम्ल की अपन ने कितनी कैटेगरीज देखी हैं? 2, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होंगे। संतृप्त वसीय अम्ल के बीच में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड्स होंगे। और जो असंतृप्त वसीय अम्ल है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये उदाहरण अपन ने देख लिए, संतृप्त और असंतृप्त। इसमें आपको याद होना चाहिए बच्चों, जो मेल्टिंग पॉइंट है, हां, मेल्टिंग पॉइंट असंतृप्त वसीय अम्ल का अधिक होगा या संतृप्त का अधिक होगा? भाई, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सैचुरेटेड संतृप्त वसीय अम्ल का ज्यादा होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसीय अम्ल हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त वसीय अम्ल से ज्यादा है। सही है ना बच्चों? सैचुरेटेड फैटी एसिड, संतृप्त वसीय अम्ल का मेल्टिंग पॉइंट असंतृप्त वसीय अम्ल से ज्यादा होगा। तभी तो घी में, हम आगे पढ़ेंगे, जो ठोस होते हैं, रूम तापमान पर ठोस होते हैं, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और जो रूम तापमान पे तरल लिक्विड होते हैं वो अनसैचुरेटेड। तेल होता है, तेल क्या होता है? लिक्विड, तरल होता है। तो तेल में ज्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल। और घी में ज्यादा, क्योंकि घी ठोस होता है, तो घी में ज्यादा मात्रा में क्या होंगे? संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, अब सुनो एक बार, ये तो ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो असंतृप्त वसीय अम्ल है बच्चों, सुनना। अब जो मैं आपको ये बता रहा हूं, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो असंतृप्त वसीय अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे बच्चों? एक होते हैं मूफा और एक होते हैं पूफा। क्या मतलब है बच्चों? एक सेकेंड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो मूफा और पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या कहलाते हैं बच्चों? मूफा, और पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब है पूफा। सुन लो, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? एक, इसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है, एक ही डबल बॉन्ड उपस्थित। इसका उदाहरण है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड 18 कार्बन का फैटी एसिड है बच्चों, 18 कार्बन का वसीय अम्ल है, और इसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा, एक ही डबल बॉन्ड होगा, इसलिए ये मोनो अनसैचुरेटेड है। पॉली में एक से ज्यादा होगा बच्चों,
पॉली का मतलब क्या हो गया भाई, एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इसमें उदाहरण क्या आते हैं बच्चों, लिनोलिक एसिड, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, लिनोलेनिक एसिड, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होंगे, और एराकीडोनिक जिसमें 4 डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, आपने अपने घर पे देखना बच्चों, जब भी आप अपने घर में कोई घी या तेल का डब्बा जो आता है ना बच्चों, तो तेल का पीपा आता है, ऑयल का जो डब्बा आता है, उसको आप देखना, उसमें आपने देखा होगा कि पूफा का मार्क लगा होगा बच्चों। जितने भी तेल हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, बेहतर तेल कौन से होते हैं जिसमें ये पूफा का मार्क लगा हो। पूफा का मार्क का मतलब है इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। तो ये बेहतर क्यों होते हैं, पूफा वाले जो तेल हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले तेल होते हैं, बेहतर क्यों हैं, क्योंकि इनमें एक से अधिक डबल बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब ये तरल होंगे, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, और जो तरल होते हैं वो हमारे रुधिर में इकट्ठे नहीं होते हैं, वो हमारे रुधिर में इकट्ठे नहीं होंगे। जो मूफा है या संतृप्त वसी अम्ल है, ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं बच्चों। ठोस होते हैं इसलिए रुधिर वाहिकाओं में जमा होने लग जाते हैं, हमारी धमनियों में एकत्रित होने लग जाते हैं, और फिर हृदय संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये घी ज्यादा नुकसान क्यों देता है, ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में नहीं, ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा आप घी खा रहे हो, बहुत ज्यादा संतृप्त वसी अम्ल खा रहे हो, और वर्कआउट भी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो ये संतृप्त वसी अम्ल जो हैं वो आपकी धमनियों में एकत्रित होने लग जाते हैं, हृदय संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो तेल जिनमें पूफा होता है, जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बच्चों, ये ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों, क्योंकि इनमें काफी डबल बॉन्ड्स हैं, और इतने सारे डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए ये तरल लिक्विड रहते हैं और धमनियों में इकट्ठे नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो ये पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। फिर बच्चों इसमें नेक्स्ट चीज क्या आती है, फिर इसमें नेक्स्ट चीज आती है बच्चों एसेंशियल फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्या आती है बच्चों, एसेंशियल फैटी एसिड्स, या जिसे हम कहते हैं अनिवार्य वसीय अम्ल। बिल्कुल सेम कैटेगरी है बच्चों, बिल्कुल वो सेम कैटेगरी जो हमने अनिवार्य अमीनो अम्ल पढ़े थे। जब हमने कहा था ना, अनिवार्य अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल थे जो हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते और भोजन से लेने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अनिवार्य एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐसे वसीय अम्ल हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, और अगर ये अनिवार्य, ये वसीय अम्ल हमारे शरीर में नहीं बनते तो इनको भोजन से लेना पड़ेगा। भोजन में तेल से ही तो लेना पड़ेगा। कौन से तेल को लेते हो, जिसमें पूफा मार्ग हो। पूफा मार्ग, इसका मतलब ये तीनों वसीय अम्ल जो है ना बच्चों, लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकीडोनिक अम्ल, ये तीनों अनिवार्य वसीय अम्ल हैं। तीनों अनिवार्य वसीय अम्ल हैं, मतलब तीनों हमारे शरीर में नहीं बनते। तो आपको कौन सा तेल लेना पड़ेगा भोजन के लिए, भोजन में उस तेल का यूज करोगे, उस तेल का प्रयोग करोगे जिसमें ये तीनों वसीय अम्ल मिलेंगे। क्योंकि ये तीनों पूफा भी हैं और ये हमारे शरीर में भी नहीं बनते, तो इनको भोजन से ही लेना पड़ता है। तो अनिवार्य वसीय अम्ल या एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या हो गए बच्चों, ऐसे वसीय अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते और
इस कारण इन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वसीय अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होंगे और इस कारण इन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अनिवार्य वसीय अम्ल या एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब दो तीन चीजें सुन लो। उदाहरण सबसे पहले, कौन कौन से एसेंशियल वसीय अम्ल हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स? तो अभी मैंने आपको पूफा बताया था ना, वो तीनों, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, और एराकीडोनिक एसिड। तो ये तीनों क्या हैं? अनिवार्य वसीय अम्ल हैं, तीनों एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। तो इसलिए मैंने कहा था ना, घर में कौन सा तेल का डब्बा लाना चाहिए? अगर आप तेल खा रहे हैं तो उसमें देखना पूफा का मार्क लगा होना चाहिए भाई। पूफा का मार्क का मतलब है कि ये तीनों वसीय अम्ल आपके तेल में होने चाहिए। तीनों वसीय अम्ल जब आपके तेल में होंगे तभी तो वो अनिवार्य वसीय अम्ल की भरपाई आपके शरीर में होगी, क्योंकि ये वसीय अम्ल हमारे शरीर में नहीं बनते, इन्हें भोजन से लेने की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात कर ली? अनिवार्य वसीय अम्ल की। ठीक है, अब हमारे पास सरल वसा में क्या रह गए? अब हमारे पास आखिरी में सरल वसा में आते हैं बच्चों घी और तेल, जिसे हम कहते हैं फैट्स और ऑयल्स। अब ये क्या होते हैं बच्चों? घी और तेल है तो वसा, बिल्कुल सही। घी और तेल या फैट और ऑयल्स जो हैं वो है तो वसा, लेकिन कैसे बनेंगे? ये बनते हैं ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से के एस्टर्स से। तो फैट्स और ऑयल्स किसे कहा जाता है बच्चों? इन्हें कहते हैं ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल से निर्मित एस्टर्स। ठीक है, घी और तेल यानी फैट्स और ऑयल्स क्या हैं बच्चों? घी और तेल ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से निर्मित एस्टर्स हैं। कैसे? आओ बनाएं। CH2OH, CHOH, CH2OH, क्या बना दिया बच्चों मैंने? ग्लिसरॉल। ठीक है, CH2OH, CHOH, CH2OH क्या हो गया बच्चों? ये ग्लिसरॉल बना दिया। अब ग्लिसरॉल के साथ वसीय अम्ल जोड़ देते हैं। पहला वसीय अम्ल, दूसरा वसीय अम्ल, तीसरा वसीय अम्ल। कितने हैं? 3 वसीय अम्ल हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल है, अलग से है, ये 3 वसीय अम्ल ले लिए मैंने। अब इन तीनों से जोड़ेंगे तो एस्टर। कैसे? इधर ध्यान देंगे, क्या होगा? तीनों से अब जल निकालो। 1 2 3। कितने जल के अणु निकलेंगे भाई? 3 जल के अणु निकले। तो अब क्या बन गई संरचना भाई? CH2O, C डबल बॉन्ड O R1, CHO, C डबल बॉन्ड O R2, CH2O, C डबल बॉन्ड O R3। बन गया एस्टर। क्या बन गया? एस्टर बन गया ना। इसी एस्टर को, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के इसी एस्टर को घी और तेल कहते हैं। इनको हम ट्राइग्लिसराइड्स या इनको हम ट्राई असाइल ग्लिसरॉल
या इनको हम फैट्स या इनको ऑयल्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो भाई। ट्राइग्लिसराइड्स कह सकते हो, ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल कह सकते हो, फैट्स और ऑयल्स कह सकते हो। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड यानी ट्राइग्लिसरॉल या फैट्स और ऑयल्स, इन्हें क्या कहेंगे? ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के एस्टर्स हैं। क्या हैं? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के एस्टर्स, जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं, ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, घी और तेल। याद रखना ये बहुलक नहीं है बच्चों, केवल वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से जुड़कर एस्टर बने हैं। ठीक है, तो ये घी और तेल क्या हो गए? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से एस्टर्स। इसमें इतना याद रखना है बच्चों, फर्क क्या होगा सर घी और तेल में? घी में संतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा होंगे। घी और तेल में फर्क क्या होगा? घी में संतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा होंगे और तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक होंगे। तो केवल एक चीज याद रखना है, क्या भाई? नोट, घी यानी फैट्स में संतृप्त वसीय अम्ल अधिक होगा। ठीक है, घी में या फैट्स में संतृप्त वसीय अम्ल अधिक और तेल या ऑयल्स में असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक। ठीक है, तो दोनों है तो क्या बच्चों? घी हो, तेल हो, फैट हो, ऑयल हो, दोनों क्या हैं? याद रखना, दोनों क्या हैं? दोनों ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से बने हुए एस्टर्स हैं। तो घी और तेल को हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं, ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। ट्राई क्यों? क्योंकि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 वसीय अम्ल जुड़े हैं और यह संरचना है ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल। इसे हम घी और तेल भी कह सकते हैं। घी और तेल में फर्क क्या होगा भाई? घी क्योंकि ज्यादा ठोस है इसलिए उसमें संतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और तेल जो है बच्चों, तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा होंगे। असंतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा होंगे इसलिए वो तरल होगा। तो ये हमने किसकी बात कर ली बच्चों? घी और तेल। तो हमने बच्चों किसकी बात कर ली है? वसा में हमने सिंपल लिपिड्स या सरल वसा की बात कर ली है। ठीक है, सरल वसा या सिंपल लिपिड्स में हमने ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, घी और तेल, फैट्स और ऑयल्स, इन फैट्स और ऑयल्स को अपन ने क्या नाम दिया है? ट्राइग्लिसराइड्स। ये हमने पढ़ लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम संयुक्त वसा यानी कॉन्जुगेट लिपिड्स और व्युत्पित वसा की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात की जाएगी बच्चों? हम संयुक्त वसा और व्युत्पित वसा की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।